मुझे कहा मैं तुम जैसे चूड़े चमारों से बात भी नहीं करती, तेरे जैसे चूड़ों को तो हम जाट नोक कर भी नहीं रखते हैं, और तेरे जैसे कई चूड़े चमार मैंने पहले भी बाहर फिकवाए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुम्हारी यूनियन मेरा। जो राजबाला मैडम थी वो स्कूल टाइम में और स्कूल के बाद भी मेरे को अपने घर पे आके अपने घर की साफ सफाई करके उसे सेट करने को कहती थी। क्या पहन के आ गई है, कपड़ों के लिए क्या चूड़ी बन के आ गई है। सर ये कमेंट मुझे कॉरिडोर में बोला गया है, क्या चूड़ी बन के आ गई है। तो तूने जो कल भरी सभा में मुझे नंगा किया है, अब तेरा नंगा नाच कराऊंगी। मेधावी जी का तो कहना है कि वीडियो के बाद भी उन्हें किसी ने बुलाया तक नहीं, किसी ने उनका पूछा नहीं कि तुझे दर्द क्या है। उसमें तो पहले अरेस्टिंग होगी, उसके बाद इंक्वायरी होगी। वो अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, पूरी कमेटी में कोई शेड्यूल कास्ट का था ही नहीं जो आपकी पैरवी कर सके, जो मेरी पैरवी कर सके या मेरे पक्ष को समझ सके कि ये क्या महसूस होता है। सर मैं कॉन्ट्रैक्ट की टीचर हूँ सर, मेरे को ये लगातार मेरी एसीआर खराब करने की, मेरी नौकरी लेने की लगातार मेरी एसीआर खराब की गई, मेरी एसीआर खराब की गई। मेरे साथ जो मेरे जो टीचर सपोर्ट में गए थे उन सातों की एसीआर खराब करी मैडम भवनीत कौर ने। नमस्कार। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी शहर की 2 टीचर्स की, जिन्होंने वाई पूरन कुमार, एडीजीपी वाई पूरन कुमार की मौत के बाद सामने आकर एक सच उजागर किया था। वह सच जो शायद चंडीगढ़ को शर्मसार कर दे, चंडीगढ़ प्रशासन को शर्मसार कर दे। इतने बड़े आरोप, इतनी डेयरिंग, इतना दमखम पहली बार किसी टीचर्स ने दिखाया है। इन टीचर्स को बार बार उत्पीड़ित किया गया जाति के नाम पर, ये इनके आरोप हैं। आज यही टीचर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं इनका स्वागत भी करता हूं और इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण में सच्चाई क्या है, कैसे उनको उत्पीड़ित किया जा रहा था, क्या इनके मात्र आरोप है या कुछ सच्चाई है। क्या दर्शक खुद यह जांचें कि इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है। नमस्कार मेधावी जी, आप सेक्टर 22 मॉडल में टीचर हैं और हमारे साथ दूसरे हैं प्रतिभा जी, ये भी टीचर हैं इस समय सेक्टर 27 मॉडल स्कूल में। साथ में हमारे साथ एक्स मेयर और वाल्मीकि शोभा यात्रा के एक्स चेयरमैन, जो कि लगातार पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाते आए हैं, कुलदीप टीटा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले मेधावी जी आपसे शुरू करेंगे। आपकी हमने वीडियो देखी, अचानक ही वाई पूरन कुमार के मामले में अचानक ही एकदम से आपकी वीडियो आ गई। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि बिल्कुल वाई पूरन कुमार के मामले के साथ ही इस मामले को जोड़ दिया गया? क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि उसी समय आप सामने आए? क्या आपके ऐसे मन में आया? मैंने आपकी वीडियो में सुना कि आपने भी सोचा था मैं मरूं, बाद में आपने सोचा मैं लड़ूं। जी सर, वाई पूरन जी कुमार की जो अभी डेथ हुई है बहुत दुखद है, और उसके साथ मेरा मामला पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। और इसी समय ये आगे इसलिए आया है क्योंकि हम भी बहुत देर से यही सब करने की सोच रहे हैं जो सर ने किया, पर अभी हमने क्या सोचा है कि हम मरने से पहले लड़ेंगे। तो ये जो है किससे लड़ोगे? डिपार्टमेंट से, अन्याय से, अत्याचारियों से, जो भी हमारे साथ गलत किया है। बहुत हिम्मत करी है हमने लड़ने के लिए, इतना आसान नहीं है लड़ना। अगर किसी को मजाक लगता है, और मरना भी आसान नहीं है, दोनों ही चीज़ों में दम बहुत लगता है करने के लिए। पर अभी हम जो है अपना लड़ाई का रास्ता चुना है, मैंने अपना लड़ाई का रास्ता चुना है। मैं आपको बताती हूँ, मैं 2015 से 2025 तक सेक्टर 18 के स्कूल में चंडीगढ़ में कार्यरत थी। फाइन आर्ट की टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मेरे को डांस आता है, मेहंदी और कला की बहुत सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। अपनी नौकरी ईमानदारी से करती आ रही हूँ, और अगर किसी को मेरी किसी भी काबिलियत पे शक है उन्हें बता दूँ, मैं BFA में चंडीगढ़ में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ, UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, MFA मैंने की हुई है, और मैं हमेशा
फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक मेरिट होल्डर हूँ, सारी डिग्रियाँ फर्स्ट डिवीज़न में हैं। और जो मैंने अपना कॉलेज में जो एडमिशन लिया था फर्स्ट रैंक की वजह से जनरल में कन्वर्ट होके लिया था। तो मैं पूरी तरह से काबिल हूँ अपनी जॉब के, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है पूरी दुनिया में। इसके बावजूद 2015 में जब मैं स्कूल में आई और 2016 में राजबाला मैडम जो हरियाणा से राजबाला मैम क्या थे जी? जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल एज ए आई थी, राजबाला मैडम हरियाणा से डेपुटेशन में चंडीगढ़ पे हैं बहुत सालों से। वह एज ए जेबीटी टीचर आई थी। जेबीटी से आप देखिए प्रिंसिपल पद तक कितनी प्रमोशन लगती है। मेरे को तो नहीं पता कैसे उन्हें इतनी सारी प्रमोशन यहीं मिल गई, कैसे पॉलिसी, शायद डिपार्टमेंट वो तो को नियमों के तहत ही हुई होगी जी प्रमोशन। इसका जवाब देना चाहिए डिपार्टमेंट को, क्योंकि सर हमने देखा है चंडीगढ़ यूटी कैडर के एम्प्लॉयज़ एक ही पोस्ट पे लग के रिटायर हो जाते हैं, 30-30 साल में उन्हें एक प्रमोशन नहीं मिलती है। अब ये तो डेपुटेशन वाले, हरियाणा वाले या डिपार्टमेंट बता सकता है। चलिए खैर, वह मेरा मुद्दा नहीं था, पर वह जैसे भी आई प्रिंसिपल, उन्होंने डे 1 से मेरे को टॉर्चर करना शुरू किया आसान टारगेट समझ के। फिर कुछ देर बाद आप कब से शुरू हुआ ये? 2016 अगस्त से वो आई थी। आते ही फर्स्ट डे से जो वो थोड़ा हरियाणवी लैंग्वेज में बोलती है, गाली गलौज करके बात करती है, उन्हें बोलने की बिल्कुल सेंस नहीं है। और उन्होंने आते ही मेरे को तंग करना शुरू कर दिया कि तेरे को ये तो करना पड़ेगा, स्कूल में झाड़ू लगानी पड़ेगी। अगर मैंने कहा नहीं मैम, झाड़ू लगवाते थे आप? जी मेरे से स्कूल में झाड़ू लगवाई गई, जबकि तो स्कूल में स्वीपर तो स्वीपर होते हैं। जी स्वीपर अवेलेबल थे। मैंने कहा स्वीपर आ रहे हैं, नहीं तेरे क्या हाथ टूट रहे, तू लगाएगी, ये कह के मेरे से झाड़ू लगवाई गई। मैंने लगाई है, मैं मानती हूँ, क्योंकि सर मैं सीधा कॉलेज से जॉब में आई थी। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, डर, नौकरी की ज़रूरत और मैम का दबदबा। मैम बहुत पावरफुल है, मैम की जो इमेज थी पहले से आई, स्टाफ का दबदबा, कुछ भी आप लगा लीजिए। एक दिन में कोई शिकायत नहीं करता, एक दिन में कोई लड़ाई नहीं बनती सर, उसके कारण बनते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके आपको ही क्यों टारगेट किया गया? शायद आसान टारगेट, उन्हें पता होगा मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ या मैं गरीब घर से आती हूँ, या उनको सर प्रिंसिपल को अपने स्टाफ के बारे में सब कुछ पता होता है, वो सब कुछ पता कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में। इसलिए उन्होंने मेरे को, और मैं डरती भी थी, जिस तरह से आज मैं यहाँ सामने बैठ के हिम्मत करके बोलती हूँ, इतना मेरे में करेज नहीं था, मेरे में ना बोलने की हिम्मत उस टाइम नहीं थी। कैसे खत्म हुआ? क्योंकि डर खत्म कर दिया गया सर। इतना डराया गया है, इतना टॉर्चर किया गया है, जान से मारने की धमकियाँ दी गई है कि अब मरने से भी डर नहीं लग रहा है। तो टॉर्चर कैसे किया? जी सर, जो राजबाला मैडम थी वो स्कूल टाइम में और स्कूल के बाद भी मेरे को अपने घर पे आके अपने घर की साफ़ सफाई करके उसे सेट करने को कहती थी। उस साफ़ सफाई में झाड़ू भी आता है, सेटिंग आती है, सजावट करने को कहती थी, रंगोलियाँ बनाने को कहती थी, अपने हाथों में मेहंदी लगाने को, अपना मेकअप, कोई भी फंक्शन होता था तो ये सब स्कूल में या घर पे? अपने घर पे भी बुलाती थी, और वो स्कूल में भी अपने कई रिश्तेदारों को बुलाती रहती थी जिन्हें हम मेहंदी लगाएं या किसी तरह से भी वो खुश कर सके। ऐसे काम वो लगातार मेरे से करवाती रहती थी, और ये सब काम करने के साथ साथ भी वो मुझे जलील करती रहती थी। ऐसा नहीं है कि वो मुझे तब भी छोड़ देती थी। जैसे मेरे कपड़ों पे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सर बचपन से डांसर रही हूँ, उस डांस का फ़ायदा डिपार्टमेंट या स्कूल जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हमें टीचर्स डे के फंक्शन में टैगोर में नाचने को बोल दिया जाता है, बच्चों को डांस सिखाने को बोल दिया जाता है। नाचते बच्चे नाचते? नहीं सर, टीचर्स की हर साल ऑफिशियल परफॉर्मेंस की जाती है टैगोर में टीचर्स डे पे फंक्शन पे, जो मोस्टली 18 मॉडल के टीचर्स करते हैं। मैंने बहुत बार परफॉर्म किया है, और मैं सर आर्टिस्ट हूँ। डांस एक सब्जेक्ट है स्कूल में, एक कला है, कोई गलत नहीं है सर, परंतु मैम हर चीज़ में गंदे मेरे को कमेंट करती थी, खुद ही ऑर्डर करती थी ये सब करने के लिए सर, कि क्या पहन के आ गई है, कपड़ों के लिए क्या चूड़ी बन के आ गई है। सर ये कमेंट मुझे कॉरिडोर में बोला गया है, क्या चूड़ी बन के आ गई है, ये कमेंट। जी जाति सूचक शब्द उन्होंने मुझे कहा है, जहाँ बच्चे, पेरेंट्स, स्टाफ सब होता है, आते जाते वो मेरे पहनावे पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करती थी। मेरे को कहती थी, जब अगर कोई फाइनेंशियल मैटर होता था, मेरे पास पैसे की कोई बात आती थी, तो कहती थी हाथ में कटोरा पकड़ के भीख मांगने बैठ जा। ये ऐसे शब्द कह के मुझे बहुत जलील किया गया है। उसके बाद सर क्या हुआ, 2023 में ये सब सहती रही मैं,
उन्होंने मेरे को नौकर की तरह ट्रीट किया, मैं सहती गई सह सर, क्यों रहे थे? क्योंकि मुझे डर लगता था अपनी नौकरी खोने का, क्योंकि वो धमकाती थी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तेरी कंप्लेन कर दूंगी, जो कि वो करती भी थी, झूठी झूठी कंप्लेन बना के, ताकि वो कंट्रोल कर सके, वो डराने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, तेरी एसीआर खराब कर दूंगी, तेरे को नौकरी से निकालूंगी, ये सीधी धमकी दी जाती थी ऑलमोस्ट एवरी डे। मैं बहुत रोती थी सर, घर पे बात करती थी, इतना आवाज उठाने का सर पता नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी। मेरे को लगता था कहीं किसी तरह मेरी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि डिपार्टमेंटल एक जो केस हमारी भर्ती पे ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे में और हम जो है अपने सर पे मुसीबत लेके अपनी नौकरी को खतरे में मैं नहीं डालना चाहती थी। तो फिर पहली शिकायत आपने कब दी, किसको दी? जी सर, जो पहली शिकायत है वो मैंने इसी बड़े इंसिडेंट के बाद दी, जब 27 जनवरी 2023 को प्रिंसिपल राजबाला मैम ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और जाति सूचक गंदी गंदी गालियाँ दी। मुझे कहा मैं तुम जैसे चूड़े चमारों से बात भी नहीं करती, तेरे जैसे चूड़ों को तो हम जाट नौकर भी नहीं रखते हैं, और तेरे जैसे कई चूड़े चमार मैंने पहले भी बाहर फिकवाए हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुम्हारी यूनियन मेरा, क्योंकि उन्होंने फिकवाया भी है। एक पीएन को जो कि एससी कास्ट से बिलोंग करता है, उन्होंने उन्हें 18 मॉडल से और नौकरी से भी निकलवाया था, जिसको बाद में रंजीत मिश्रा की यूनियन ने जो है बड़े मुश्किल से दोबारा नौकरी पे लगवाया कॉन्ट्रेक्चुअल। और एक दो टीचर्स भी एससी कास्ट की जिन्होंने मैडम की से परेशान होके अपनी ट्रांसफ़र कराई है, या मैम ने उनकी ट्रांसफ़र कराई है, वो मुझे कहा गया। मैम ने मुझे कहा कि तूने मेरे को कल इंसल्ट किया, मैंने कोई उन्हें इंसल्ट नहीं किया था। कहते तूने जो कल भरी सभा में मुझे नंगा किया है, अब तेरा नंगा नाच कराऊंगी, अब देख तेरे साथ क्या करती हूँ। जब मैंने कहा मैम यू कांट टॉक टू मी लाइक दिस, जब मेरे से सुना नहीं गया, तो मैम ने मुझे कहा मैंने कानून ना सीखा, मेरा बेटा वकील है। उसके बाद मुझे कहा गया तेरे पास कोई बैकग्राउंड पावर नहीं है, मेरे सीएम तक लिंक है, मैं तेरी ज़िंदगी और तेरा करियर ख़राब कर दूंगी, ऐसा मुझे कहा गया। कहते तेरे खिलाफ़ मैंने मेल तो करवा ली है, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी थी झूठी मुझे नौकरी से निकालने की। और मुझे कहा गया कि बाहर निकल जा वरना बंदे बुला के तेरे को उठवा के बाहर फेंक दूंगी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर मैं आई, मैं बहुत रोई, मेरा एकदम से आत्महत्या करने का मन किया। ऐसा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। मैं एक टीचर हूँ, अच्छे पढ़े लिखी हूँ, मेरे को इससे पहले किसी ने कभी इतने गंदे लेवल पे नहीं किया था ट्रीट। जो भी किया राजबाला मैडम ही शुरू से 7 साल से करती आ रही थी, जो मैं सहती जा रही थी, जो इस लेवल पे बढ़ गया। सबसे पहला ख्याल मौत का ही आया था। मुझे लग रहा था मैं अभी जाके पंखे से लटक के सुसाइड कर लूँ। जब मैंने ये बात अपने स्टाफ मेंबर, अपने पापा और अपने हस्बैंड को बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कंप्लेन करो। पहले मैं पुलिस कंप्लेन करना चाहती थी, पर मेरे स्टाफ ने कहा कि नहीं, हम पहले अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेन करेंगे, ऑफिसर्स को बताएंगे। सेम डे उसी टाइम 2 बजे के बाद मैं सेक्टर 9 डीएससी सर के पास गई, हर सुरेंद्र सिंह बराड़ सर जो हमारे अभी भी डीएससी हैं, उनके पास गई। मैंने 3 घंटे इंतजार किया। शाम को 5 बजे के आसपास मुझे उनसे मिलने के लिए अंदर भेजा गया। जब मैंने सर को सारी बात बताई, सर ने मेरी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने मुझे कहा आपको प्रॉब्लम है तो आप ट्रांसफ़र करा लो। मैंने उनको अपनी शेड्यूल कास्ट होने की, मैडम के जनरल कास्ट होने की, 7 साल के टॉर्चर की बात सुनानी चाहिए। सर ने मेरी कोई बात पूरी नहीं सुनी, बल्कि मेरे को ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया और मेरे को उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी सर। उसके बाद फिर कहाँ? उसके बाद सर मैंने एससी आयोग में शिकायत करी। मैंने रिटर्न और बाय पोस्ट मैंने प्रेसिडेंट, पीएम, ह्यूमन राइट्स, महिला आयोग और एसएसपी विंडो पे शिकायत करी। जिसके बाद हमारे चंडीगढ़ शहर के बहुत सारे यूनियन संगठन, एससी यूनियंस, बहुत सारे लोगों और मीडिया के सहयोग से जो है मेरी बड़ी मुश्किल से राजबाला मैडम के खिलाफ एससी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई सेक्टर 19 के थाने कब में। हुई ये एफआईआर? जी ये हुई थी सर 22 फरवरी 2023 को। आपकी शिकायत पे प्रिंसिपल पर एफआईआर रजिस्टर होगी? जी एससी एक्ट के तहत। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ सर? लेकिन उसके बाद एससी एक्ट के तहत एफआईआर तो हो गई इतने सहयोग से, लेकिन उसके हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि एससी एक्ट के तहत तो फिर उनकी गिरफ्तारी बनती थी पहले, फिर इंक्वायरी होती है। जो जितनी हमारी जानकारी है, पुलिस ने तो वो केस ही कैंसिल करने के लिए भेज दिया, कहते सर वो तो झूठी है। जी उसके बाद वो केस बिल्कुल झूठा नहीं है। ये पुलिस भी आप कह सकते हैं कि मिली हुई है, क्योंकि
FIR कैंसिलेशन तो 1 साल के बाद डाली है, पर मैडम को आज उस 1 साल के अंदर भी और आज तक भी कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, कभी कुछ नहीं किया गया। FIR बिल्कुल झूठी नहीं है, क्योंकि पुलिस को मेरे 3 विटनेसेस ने ऑन कैमरा एंड रिटन गवाही दी है, जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, कि उन्होंने कास्ट अब्यूज वर्ड सुना है। उन्होंने मेरे को मैम के घर काम करते हुए, सफाई करते हुए देखा है। SC एक्ट प्रूव होता है सर। पुलिस ने कैंसिलेशन जो बनाई है वो गलत है। उसी कैंसिलेशन को मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन डाल के अपोज कर रही हूँ। अभी मेरा जो है वो जारी है। FIR अभी बंद नहीं हुई है और मैं बंद होने भी नहीं दूंगी। अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता है, सारे कान खोल के सुन ले, मेरी लड़ाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी। उसके बाद भी कोई जगह होगी मैं वहाँ पे भी लड़ूंगी, मरने तक लड़ूंगी, इंसाफ मिलने तक लड़ूंगी। ये सब अपने दिमाग से निकाल दे। मेधावी वो नहीं है जो झूठ बोल रही है या बिक जाएगी, क्योंकि मुझे खरीदने की कोशिश की गई है। मुझे 15-20 लाख पैसे ऑफर किए गए। किसने किए ये पैसे राजबाला मैम के थ्रू पॉलिटिकल और लोगों ने मेरे को, मेरे पापा को बुला के इतने पैसे ऑफर किए थे, क्योंकि FIR एक्ट SC एक्ट में जो है दर्ज हुई थी। उसके बाद जब हम नहीं माने तो रणबीर झराड़ का नाम का व्यक्ति, जो खुद एक टीचर है, वो भी पंजाब से डेपुटेशन पे है चंडीगढ़ में बहुत साल से, 16 के स्कूल में राइट हैंड बना हुआ है राजबाला मैम का। रणबीर झराड़ को जो राजबाला मैम ने एक टीचर्स यूनियन का जो है हेड बना के एक नई यूनियन खड़ी कर दी JTA खुद को बचाने के लिए, उस बंदे ने मुझे, मेरे हस्बैंड को आके जान से मारने की धमकी दी। कहा कि अगर मैं FIR या केस वापस नहीं लूंगी तो मैं घर पहुंच नहीं पाऊंगी। मेरा पहले सवाल ये था कि अभी क्यों आपने वीडियो जारी की? जी, अभी जब वाई पूरन कुमार की मौत का मामला चल रहा था, पूरे देश में एक मामला उठा हुआ था SC समाज से लेके कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इतने बड़े हाई लेवल ऑफिसर ने भेदभाव का सुसाइड नोट लिखा, तो अभी क्या जरूरत पड़ी एकदम से आपको सामने आने की? क्योंकि सर मैं अभी तक ये भुगत रही हूँ। मैं जो वाई पूरन जी की कंडीशन समझ सकती हूँ, वही ख्याल मेरे दिल में भी चल रहे हैं। तो मैं लोगों को, वो मर गए, उन्होंने जैसे भी उनकी शायद हालात रहे होंगे, उन्होंने अपनी कोशिश की, मैं अपनी कोशिश अभी तक करती आ रही हूँ। क्योंकि राजबाला मैम को मैं सबको बता दूँ, जो 58 इयर्स की एज में हरियाणा से रिटायर हो चुकी हैं, उनको चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने या प्रशासन ने 2 साल की और एक्सटेंशन दी है। अभी उसके बाद लगातार अभी भी मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकियां आ रही है। मैं मरना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे कोई मंच नहीं मिल रहा था, मैंने अपनी खुद वीडियो बना के जारी की है, सबको बताया है कि प्लीज़ हमें मरने से बचा लो, और वाई पूरन जी और मेधावी और प्रतिभा मत बनाइए। अगर 1-2 लोगों के खिलाफ भी एक्शन होगा तो शायद फ्यूचर में काफ़ी ऐसे केसेस नहीं होंगे। तो जो कुलदीप जी, आपने भी ये वीडियो देखी होगी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसमें? जी बिल्कुल, जैसे कि मेरी बहनों की बात सुन के बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए करीबन 75 साल से ऊपर हो चुके हैं और आज भी हमें जाति शोषण सहना पड़ रहा है। आप तो ये 31 मेंबरी जो टीम बनी थी, आप ये वाई पूरन कुमार जी वाले में मेंबर, उसमें भी मेंबर थे आप? मैं उसमें भी मेंबर हूँ, लेकिन जिस तरह से बहन ने बताया कि पहले फरवरी में जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसमें मैं भी शामिल था। प्रोटेस्ट में हम 9 सेक्टर में अपना हर्षिंदर बराड़ जी है उनका घेराव करने जा रहे थे, तो हमें अरेस्ट भी किया गया था। चलो वो तो हमने सोचा, मुझे उस टाइम लगा कि शायद उस टाइम FIR लॉन्च होगी है तो कोई ना कोई कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन जैसे ही बहनों की दूसरी वीडियो आई मुझे बहुत आघात लगा कि अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा ही दुखद है कि आज भी हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारे समाज का इस तरह से शोषण हो रहा है। और मुझे वीडियो जैसी मुझे मिली, मैंने गवर्नर साहब और हमारे DSC जी जो हर्षिंदर बराड़ जी हैं उन्हें भेजी, और हमारे जो होम सेक्रेटरी साहब हैं हमारे मनदीप बराड़ जी, मैंने उन्हें भी भेजी और उनसे बात भी की कि चल क्या रहा है, कि आज भी हमें इस तरह का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये पुरानी वीडियो है। हर्षिंदर बराड़ जी ने बोला, मैंने कहा पुरानी नहीं है, नवी है, इस पे ध्यान कीजिएगा। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं वाई पूरन कुमार की मौत के बाद की है जी, तो मैंने उन्हें बताया, तो मैं क्या आप प्रॉपरली एक बार वीडियो देख लें और उसके बाद मुझे बताएं कि क्या करना है इसमें। अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते तो इसमें फिर दोबारा से समाज को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, और चंडीगढ़ का जो हाल होगा फिर उसके जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि अब समाज किसी का अत्याचार नहीं सहेगा। जिस तरह से बहन ने आज अपना विस्तार में सारा कुछ बताया है, बड़ा दुख लगा,
दुख लगा कि आज भी हमारे पढ़े लिखे बच्चों को ऐसे शोषण किया जाता है। पहले तो हमें पढ़ने नहीं दिया गया, जब बाबा साहब थे तो उन्होंने किसी न किसी तरह हमें हक दिलाया पढ़ने का, और उन्होंने कहा कि पढ़ के आगे बढ़ना है। तो आज भी अगर पढ़ लिखने के बावजूद हमारे आईपीएस अधिकारी सुसाइड करने के लिए सोच रहे हैं, बहन हमारी टीचर है वो सुसाइड के लिए सोच रही है, तो हम किस समाज में जी रहे हैं, किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? मेधावी जी का तो कहना है कि वीडियो के बाद भी उन्हें किसी ने बुलाया तक नहीं, किसी ने उनका पूछा नहीं कि तुझे दर्द क्या है। तो आपकी ये वीडियो भेजने के बाद जो ऑफिसर से आपने संपर्क साधा, उन्होंने कोई जवाब दिया आपको तसल्ली बख्श? नहीं, अभी तक तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। जस्ट अभी भी मेरी उनसे बात हुई है तो कह रहे मेरे फादर साहब बीमार हैं, डीएससी जी ने बोला, और मैं आके इस पे कार्रवाई करता हूँ। लेकिन मैं यहीं तक नहीं बैठूंगा, जितनी मेरी अप्रोच है मैं अपनी पूरी अप्रोच लगाऊंगा और ये गवर्नर साहब तक लेके जाऊंगा। और जो SC/ST एक्ट में जो पर्चा दर्ज हुआ है उसका बेसिकली वो तो पुलिस ने कैंसिल ही कर दिया, उन्होंने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल कर दी। किस बेस पे किया है, उसमें तो कोई इंक्वायरी होती नहीं है। उसमें तो पहले अरेस्टिंग होगी, उसके बाद इंक्वायरी होगी। वो अरेस्टिंग क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवालिया निशान है। और जिस तरह से मुझे आज बहन ने बताया तो मैं इस पे जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और पूरे समाज में दोबारा से 31 मेंबरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि दोबारा से हमें जो वाई पूरन की जो घटना हुई है वो दोहरानी ना पड़े। हमारी बहनों को जीते जी इंसाफ मिलेगा और हम किसी से दबने वाले नहीं है। आज के समय में तो बिल्कुल नहीं दबेंगे। इस भारतवर्ष के अंदर जितना अधिकार उनका है इतना अधिकार हमारा भी है। तो ये 31 मेंबरी जो टीम है आपकी, इसकी मीटिंग कब है? नहीं, बहुत जल्दी बुला ली जाएगी जी। तो प्रतिभा जी, जो वीडियो मेधावी जी ने जारी की उसमें आप भी दिख रहे हैं कुछ बोलते हुए, आपके भी अलग से आरोप है कि आपको भी जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और आप हैरास हो रहे हैं। क्या है आपके? सर, जातिगत भेदभाव तो अब जब मैंने बिल्कुल फेस टू फेस अब जब फेस किया है तब मैंने महसूस किया कि क्या फील होता है। हमने जितनी अच्छी बड़े फादर बड़े अच्छी पोजीशन पे रहे तो हमने बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल देखी। जब इस जॉब में आए तब हमने एक्चुअली इवन प्राइवेट जॉब्स भी जब हमने गए कभी भी इस तरह की हरासमेंट हमने फेस नहीं करी। जिस तरीके की हरासमेंट सरकारी नौकरी किसी का सपना होता है। हमने सरकारी नौकरी में अपने बलबूते पर आए, लेकिन यहाँ की सच्चाई देख के तो हमारी आंख मतलब हमें मतलब इतना अब सोचना पड़ रहा है कि अगले 20 साल हम कैसे सर्विस करेंगे अगर ये हाल है इस डिपार्टमेंट का। तो बिल्कुल हमारे केसेस में मेधावी जी का तो केस सबके सामने था और हमारी बातचीत भी नहीं होती थी, बट हम फिर भी मैं उस टाइम पे रिलेट ही नहीं कर पाती थी कि इन्होंने क्या महसूस किया जब तक मेरे पे नहीं बीती। आप एक दूसरे को नहीं जानते थे? एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब मेरे पे बीतना स्टार्ट हुआ, मैं 16 मॉडल में पोस्ट हुई सबसे पहले और 16 मॉडल मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी जॉब के बाद। और सर स्टाफ रूम में भी मतलब अगर आप चेयर पे रहे तो प्रतिभा ये मेरी चेयर है ऑलरेडी, अगर मैं किसी जाकर रूम में बैठ रही हूँ चेयर पे नहीं बैठने देते थे? चेयर पे नहीं बैठने देते थे सर। मैं अब क्या रीजन है ना, अब ये उनके मन में क्या चल रहा है। फिर मुझे लगा कि शायद उनकी अपनी परमानेंट चेयर होगी जो ये कौन करता था? मेरी जो आइडियोलॉजी है सर वो ये है कि मैं स्कूल में किसी भी जगह बैठ रही हूँ लेकिन मैं अपने घर से नहीं लाई हूँ, मेरा उस पर कोई राइट नहीं है। मेरी उस कुर्सी पे कोई भी बैठ सकता है। इसी तरीके से मैं दूसरी जगह पे बैठने लगी, एक हमारी एक फ्रेंड बनी फिर उसके साथ मैं बैठने लगी, वहां पर भी यही सेम। तो बेसिकली मुझे स्कूल में कहीं बैठने ही नहीं देते थे, मैं अपने पास बिठाया नहीं जा रहा था। बैठाया ही नहीं जाता था। उसके बाद सर मैं पूरे कोविड में सर मैं क्या कहते हैं हमें ग्राउंड में बैठ के मैंने क्लासेस लिए। तो इस तरीके से बार बार कोविड में रियलाइज किया जाता था कि कोविड के दौर में आपके साथ ये सर रियलाइज किया जाता था कि कराया जाता था कि आप शेड्यूल कास्ट के हैं। आप मानेंगे मेरी जब शादी हुई मैंने अपना मैं स्टाफ फंड देती थी, मेरी सारी कोलीग्स को जिसकी मेरे साथ शादी हुई थी उनको शगन दिया गया, मुझे अकेले को शगन नहीं दिया गया था। मुझे अकेले को शगन नहीं दिया गया था। उस दिन के बाद मैंने फिर खुल के विरोध किया। मैंने कहा अगर मुझे जब पूरे स्टाफ के सामने जब मुझे शगन नहीं मिला मेरी साथ वाली लड़कियों को, जबकि मैंने भी वही पार्टी दी थी, मुझे नहीं स्टाफ फंड दिया गया, तो इसका मतलब बिल्कुल उनका क्लियरली उनका डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा था कि नहीं नहीं आप प्रतिभा आप तो अभी आयो। तो फिर मेरा तो सारे इंसिडेंट्स खत्म हो गए। मेरा उसके बाद मेरी बच्चे की डिलीवरी, हमारे यहाँ शादी पे शगन दिया जाता है, बच्चे के उस पर शगन दिया जाता है, लेकिन मुझे कभी नहीं दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्लियर था, ये स्टाफ की तरफ से स्कूल की तरफ से और बकायदा कहा जाता था। तो जब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो मैं कैसे ना समझू कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद सर मुझे जूनियर विंग शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि मैंने विरोध दर्ज कराया। जूनियर विंग में भी ये नेताजी पूरा टाइम मेधावी जी का केस हो चुका था। और मैं रणवीर झुराड़ जी की बात कर रही हूँ जो कि अपने आप को हाँ नाम के टीचर है सर, वो सिर्फ नाम के टीचर है, कोई टीचर नहीं है। सारा दिन सिर्फ नेतागिरी करना, स्कूल आवर्स में स्कूल के बाहर घूमते रहना। हम लोग पूरा अगर ड्यूटी टाइम है तो ड्यूटी टाइम आप आज भी आपने बुलाया, हम क्या ड्यूटी छोड़ के आए? नहीं आए। आप अभी बुला लीजिए 11 बजे वो और ना हाजिर हो जाए, बिल्कुल आ जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनके पास छूट है, पूरे डिपार्टमेंट को पता है और किसी की मजाल नहीं कि उनको रोक ले, क्योंकि उनको समर्थन है डिपार्टमेंट का। बिना समर्थन के बिना सपोर्ट के किसी टीचर की इतनी मजाल है? मैं चली जाऊंगी
मुझे 10 बार जवाब देना पड़ेगा अगर मैं स्कूल में ऑन ड्यूटी अगर गायब हो रखी हूँ तो। लेकिन और वीडियोस हैं सर हमारे पास, ऑन ड्यूटी होने के बावजूद वो अपने स्कूल के कैंपस में मौजूद नहीं होते। तो आपके साथ तो इतनी हैरेसमेंट होती थी कि आपको अपने पास नहीं सर बिठाया अपनी जा रहा था। यूनियन की मीटिंग्स में हमें बार बार आने के लिए प्रेशराइज करते थे, मुझे और पूरे स्टाफ को। सर एक लिमिट के बाद सर हम इनकी बेकार की उस मीटिंग्स में जाना हमने इनकार कर दिया, हम नहीं जाना चाहते थे। उसके बाद इनकी हरासमेंट स्कूल में स्टार्ट हुई, कभी किसी टीचर को टारगेट करना, कभी किसी। तो इनको था कि क्योंकि मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, तो इनको लग रहा था कि मैं उनको सपोर्ट करूंगी। मैं सर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहती थी इनको। और उस विरोध के बाद इन्होंने ये मेरे बुरी तरीके से पीछे पड़ गए। सर ये 40-40 मिनट की कॉल ऑफिस आवर्स के बाद, स्कूल की ड्यूटी खत्म होने के बाद ये मुझे कॉल करते थे। मैं सिर्फ बात 40 मिनट का 40 मिनट, मैं आपको अपना कॉल रिकॉर्ड दिखाऊंगी सर। इन शाम को 30 मिनट 40 मिनट इनकी कॉल, इनकी बकवास, शाम को शराब पीने के बाद ये कॉल करते थे। और मेरे हस्बैंड को फिर मैंने कहा तुम इतनी देर किससे बात कर रही हो, हमें अपने परिवारों में जवाब देना पड़ता है। सर मैंने इनका नंबर ब्लॉक पे लगाया। अगले दिन जब मैं स्कूल में आती हूँ तो स्टाफ के सामने कहते हैं मैडम तुसी मेरा नंबर ब्लॉक ते लाया है। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे मेरे ख्याल से हो सकता है बच्चों ने फोन यूज किया, क्या पता गलती से लग गया हो। इन्होंने उसी समय अपने फोन से मेरे फोन पे कॉल की और इस तरीके से इतना हरासमेंट सर। उसके बाद हमारे स्कूल के हेड बनाया गया उनको। स्कूल का जो ऑफिशियल कैमरा होता है उन्होंने उसका एक्सेस अपने फोन पे लिया, पर्सनल फोन पे। सर ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड नहीं। मुझे कोई डिपार्टमेंटल लेटर दिखाए कि स्कूल के हेड को ये अलाउड है कि वो अपने पर्सनल फोन पे स्कूल का एक्सेस ले सकता है। सर नौकरी की धमकी देना, फेक केसेस के में फंसाने की धमकी देना, कास्ट रिमार्क तो मतलब समझ लिया कि उनकी जबान पे चिपका हुआ है। माँ बहन की गालियां सर, माँ बहन की गालियां टीचर्स को। तो सर मेरे साथ तो जैसे आपको गालियां निकाली? बिल्कुल सर, आप समझ तो आपने लीजिए इसका कि विरोध नहीं किया? सर विरोध का ही नतीजा है सर, हम आज इतना भुगत रहे हैं, विरोध का ही नतीजा है। आप क्या सोच रहे हैं कि इतना आसान है किसी लेडी टीचर के लिए सरवाइव करना? इतना सर, इतना दिमाग दिल परेशान हो गया था कि मेरे हस्बैंड इतने स्ट्रेस में आ गए। वो स्कूल में आए मुझे डिफेंड करने के लिए कि मैं, भाई तुम नहीं बात कर पा रही हो, मैं बात करता हूँ। मुझे स्कूल के अंदर कैंपस में 17 तारीख को मुझे बैठाकर 17 कौन सी? 17 जनवरी की बात है सर, ये 2025 की। स्कूल के ऑफिस में इन्होंने मुझे बुलवाया। मैं इनको फेस ही नहीं करना चाहती थी। और स्कूल के ऑफिशियल ग्रुप्स में ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे कि प्रतिभा ये कर रही है, प्रतिभा वो कर रही है। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इन्होंने मुझे फिर जबरदस्ती मुझे 17 तारीख को बुलाया। मेरे साथ एक और टीचर का नाम था क्योंकि वो जेंट्स टीचर था, उससे इनकी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। इन्होंने मुझे जबरदस्ती बुलाया और मुझे पूरा टाइम ये धमकाता रहा। उस टाइम की पूरी वीडियो है मेरे पास। कहता कि तू मेरे बराबर कैसे बैठ गई, मैं खड़ी हुई थी। कहता ये वीडियो में है आपके वीडियो में है, वीडियो में सर मैं आपको दिखाऊंगी। और 2 लेडी टीचर्स वहां बैठी हैं और वो बकायदा बैठी वहां पे अपने काम कर रही हैं। तो आपने कोई शिकायत नहीं की कहीं पुलिस में? सर शिकायत करी, मैं आपको बताती हूँ। उसी 17 तारीख के बाद है सर, इतनी मैं स्ट्रेस में आ गई, मेरा उसके बाद स्कूल जाने का मन ही नहीं किया। मैं एक दिन की छुट्टी ली होती थी। उसके बाद सर मैंने अपने परिवार में 21 तारीख की बात है सर, मेरे हस्बैंड स्कूल आए कि अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि फैमिली भी परेशान हो रही है, मैं भी परेशान हो रही हूँ। मेरे हस्बैंड क्योंकि प्रिंसिपल को सारी बात पता थी, उनके पास हम गए, उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया। बिल्कुल हमें बिल्कुल दफा कर दिया गया। हम हरसविंदर बराड़ सर के पास गए, उन्होंने तो, हम 7 टीचर्स गए, भागो भागो यहाँ से, ठीक है हो जाएगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, मैनेज हो जाएगा, कुछ नहीं। बस ये क्या कि उन्होंने भी प्रोटेक्शन नहीं मिली, तब मेरी फैमिली को इंटरफेयर करना। तब मेरे फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड आए, जाहिर सी बात है जेंट्स हैं, आपस में बहस हुई और पूरा स्टाफ, सीनियर विंग से सारा स्टाफ बुलाया गया। उस दिन भी सर सारा मामला किसी तरीके से रफा दफा किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सर ये लगातार मेरे पीछे पड़ा रहा। मुझे मजबूरन फिर मैं, जब मुझे पता था कि टीएससी सर मेरी कंप्लेंट नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मैं फिर एजुकेशन सेक्रेटरी मैम के पास गई। वहां पे उन्होंने मेरी बात, काफी प्रेशर के बाद उन्होंने मेरी बात सुनी और हमारी इंक्वायरी बैठाई। इंक्वायरी में भी हरसविंदर सिंह बराड़ सर ने इतना प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर कि हमारे पे कोई, मतलब किसी भी तरीके से मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए मनाया जाए, किसी भी तरीके से। आप मानेंगे सर, शेड्यूल कास्ट के केस में भी मतलब इंक्वायरी 4 लोगों की बैठाई गई, जिसमें हमारी बिंदु अरोड़ा मैम, राजन जैन सर, 18 की इसमें जो प्रिंसिपल है, और 10 सेक्टर की प्रिंसिपल जैस्मीन जोश, ये चारों, इनमें से कोई भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है, कोई भी शेड्यूल कास्ट का नहीं अच्छा, है। पूरी कमेटी में कोई शेड्यूल कास्ट कोई का था शेड्यूल ही कास्ट का नहीं है जो आपकी पैरवी कर सके उसको। जो मेरी पैरवी कर सके या मेरे पक्ष को समझ सके कि ये क्या महसूस होता है। तो अब आपने कोई पुलिस में शिकायत दी? सर मैंने कोई पुलिस, मेरे पे सर, मैं कॉन्ट्रैक्ट की टीचर हूँ सर, मेरे को ये लगातार मेरी एसीआर खराब करने की, मेरी नौकरी लेने की, इससे लगातार खराब हुई आपकी? मेरी एसीआर खराब की गई, मेरी कब की एसीआर गई? खराब की गई। मेरे साथ जो मेरे जो टीचर सपोर्ट में गए थे, उन 7 की एसीआर खराब करी मैडम भवनीत कौर ने। आप सोचिए सर। तो और आपने इसका असर एसीआर ये ठीक हुआ, करने के लिए कहीं अपील की? इसका असर ये हुआ कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के किए गए, हमारी सबकी ट्रांसफर्स की गई। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये नौकरी और उसमें भी बड़ी बात, जब ये शिकायत लेके मैं जब एजुकेशन सेक्रेटरी मैम के पास बैठी, तो वहाँ पे हरसविंदर सिंह बराड़ सर बैठे हुए थे। बराड़ सर इस बात को डिफेंड कर रहे हैं
कि नहीं नहीं मैम, ये तो बहुत आराम से बात है, आप और मेहनत करिए। सर मेरा 100, पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा 100% रिजल्ट रहा है। 100% को क्या हम 110% बना दें? आप इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। अगर अब बराबर आप दोनों की मांग क्या है? रिपैट्रिएट होना चाहिए कौन? दोनों, दोनों ये को? डिपार्टमेंटल कार्रवाई बनती है, जो भी कानूनी रणबीर झराड़ और राजबाला मैडम को जो भी कानून के तहत, नियम के तहत एक्शन बनता है डिपार्टमेंट और चंडीगढ़ प्रशासन को, वो लेना चाहिए। इन्हें रिपैट्रिएट किया जाए और इनके जगह अगर यूटी का कैडर का कोई टीचर प्रिंसिपल होता, अब तक सस्पेंड हो चुका था। आप चाहो तो हिस्ट्री निकाल लो, ये लोग सस्पेंड क्यों नहीं है? इतने बड़े अत्याचारी है, इतने ये नियम कानून तोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। डेपुटेशन के भी आप रूल उठा लो। राजबाला मैम को एक्सटेंशन जो मिली है, वो इससे पहले तो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, आज तक किसी और प्रिंसिपल को एक्सटेंशन नहीं मिली है। प्रतिभा जी और मेधावी जी के बड़े गंभीर आरोप हैं। इनकी मांग है कि दोनों टीचर्स जो डेपुटेशन से अगर कई सालों से चंडीगढ़ में तैनात बैठे हैं, इनको रिपैट्रिएट किया जाए, इनको इंसाफ दिया जाए। मेधावी जी तो कोर्ट की लड़ाई लड़ रही हैं, प्रतिभा जी की अभी शुरुआत है। सभी की उम्मीद अपनी जाति के नेताओं पर भी है, इसलिए भी है क्योंकि इतनी बार बार हर दरवाज़ा खटकाने के बाद भी ना तो किसी अफसर ने अभी तक मेधावी की बात सुनी, ना किसी अफसर ने प्रतिभा को बुलाया, किसी ने इनका हालचाल तक नहीं पूछना चाहा। इतनी बड़ी बात कह रही हैं ये कि इनका दिल कर रहा है आत्महत्या के लिए मजबूर होने का, लेकिन इन्होंने लड़ने का रास्ता अपनाया। कल को कोई बड़ा कदम ये उठाएं, कल को इनकी हिम्मत टूट जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कुलदीप टीटा जी से भी आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को अफसरों तक पहुंचाएं, ताकि मेधावी और प्रतिभा अगर शोषित हो रही हैं तो उनको इंसाफ मिले, दोबारा वो शोषित ना हो। इसके साथ ही हम ये डिबेट ख़त्म करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।